यह वीडियो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स होगा, ओके, इस वीडियो से ही जो है 90% ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य पूर्वक इस पूरे वीडियो को आप लोग देखना, राइट। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये अगर अभी जो मैं बताऊंगा, ये अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पूरे चैप्टर को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस ना करना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है ज़्यादा लंबा ना बना करके शॉर्ट में बनाऊं और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आए। चलो, यहाँ हम लोग जो है समीकरण युग्म का 3 उदाहरण लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण एक युग्म बन गया। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि किस रैखिक समीकरण युग्म का हल निकलेगा। हल निकलेगा मतलब x और y का मान निकलेगा, और किस समीकरण का, किन दो समीकरणों का हल नहीं निकलेगा, इस पर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो, हम लोग सबको ही जानते हैं कि जैसे अगर हम इस समीकरण की बात करेंगे, इस समीकरण का यदि हम लोग रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। अब यहाँ दो रैखिक समीकरण है तो दोनों का क्या, दो सरल रेखा होगा, और जो दोनों सरल रेखा होगा वो किस तरह से हो सकता है? देखो, या तो ये दोनों ही दो समीकरणों का जो दो रेखा बनेगा वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या तो ऐसा हो सकता है, या नहीं तो दोनों समीकरण का जो हम रेखा खींचेंगे वो दोनों ही एक दूसरे के समांतर हो, मतलब एक दूसरे का कहीं पर भी प्रतिच्छेद न करता हो, ऐसा हो सकता है। या तीसरा ये हो सकता है कि एक रेखा तो हो गया और दूसरा रेखा भी जो है इसके ऊपर में ही हो जाए, ऐसा हो सकता है। यही 3 कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई चौथा कंडीशन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह से दो समीकरण लेंगे, ये समीकरण रैखिक समीकरण युग्म हो गया, इनका जब भी हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या फिर समांतर रेखा हो सकता है, या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप क्या हो, इसको हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलते हैं समांतर रेखा, ये हमें सबको पता है अच्छी तरह से, है ना। और इसको बोलते हैं संपाती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। ठीक है, चलो, अब हम लोग थोड़ा सा अपना नॉलेज को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो देखो, कोई भी दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो किस रूप का होता है? वो a1x इस रूप का होता है। देखो, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण होता है a2x जोड़ b2y जोड़ c1 बराबर 0। इन्हीं दो रूपों का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे, अगर हम ये समीकरण देखें, इन दोनों ही समीकरणों को यदि हम देखेंगे तो क्या पाते हैं? ये जो पहला समीकरण है, ये x किसके साथ, x के साथ क्या है, 2 है ना, इसको a1 बोलेंगे, y के साथ जो है उसको b1 बोलेंगे, और ये जो है इसको c1 बोलेंगे। उसी तरह से इसमें इसको a2 बोलेंगे, इसको b2 बोलेंगे, और इसको c2 बोलेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है, जब देखेंगे हम क्या करेंगे, a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब भाग करेंगे, a1 को a2 से भाग करेंगे। ठीक है, और फिर हम b1 और बटा b2 करेंगे, यानी b1 को भाग करेंगे b2 से। हम देखेंगे यदि दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मतलब यदि इन दोनों समीकरणों में a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो वो दोनों ही जो रेखाएं होगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। वो दोनों रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक दूसरे को
इस तरह से क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और जब इस तरह से हो, ऐसा कंडीशन है, तो बोलेंगे कि उसका हल निकलेगा, उसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, एकल हल, केवल एक ठो हल निकलेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो समीकरण है वो संगत समीकरण युग्म है। क्या है, संगत समीकरण युग्म है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो समीकरण हैं वो अविरोधी समीकरण युग्म हैं। इस पूरे को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों ही समीकरणों का जो रेखाएं होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो हम कहेंगे कि इन दोनों ही समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल निकलेगा, x और y का मान निकलेगा एक ठो। ठीक है, वहीं हम ये भी कहेंगे कि ये दोनों समीकरण जो है संगत समीकरण युग्म हैं, या हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही समीकरण जो है अविरोधी समीकरण युग्म है। याद रहेगा। यहाँ पहले यहाँ समझ लेते, फिर आगे इन तीनों ही उदाहरणों को देखेंगे ताकि अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। अगर यदि फिर देखेंगे, यदि a1 बटा a2 बराबर अगर b1 बटा b2 के हैं, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये दोनों ही समीकरण जो है, ये जो दोनों ही समीकरण हैं, इन दोनों ही समीकरणों का जो रेखा होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। मतलब ये दोनों ही रेखा आपस में कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्या होगा, समांतर होगा। जब ये समांतर होगा तो इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों ही समीकरणों का ऐसा कोई मान नहीं होगा x और y का जो दोनों का हो। इस स्थिति में एक ऐसा मान होगा जो दोनों ही समीकरणों का होगा, x और y का मान, लेकिन इस स्थिति में x और y का मान नहीं निकलेगा। क्लियर। और हम इसको कहेंगे असंगत समीकरण युग्म, या कहेंगे विरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, वहीं तीसरा कंडीशन है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए, तो इस ऐसा अगर होता है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या होगा, संपाती होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप क्या हुआ। एक तो समीकरण है ही, एक रेखा खींचे और दूसरा भी रेखा जो है उसके ऊपर ही हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, संपाती रेखा होगा। या हम ये कहेंगे कि इसमें जो है अनेक हल होगा, इतना सारा हल होगा कि हम उसको निकाल ही नहीं सकते। मतलब ये क्या हुआ, हल क्या हुआ जो x और y का मान पहले रेखा का होगा वही x और y का मान दूसरी रेखा का भी होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना। जो पहले रेखा का एक्स वाई होगा वही दूसरी रेखा का भी एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से कितने हल हो जाएंगे, इतने सारे हल हो जाएंगे कि हम उसको गिनती ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेखाएं जो बिंदुओं का ही बना होता है। जैसे यहाँ अगर बात करेंगे, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, तो इन दोनों ही रेखाओं का एक बिंदु ऐसा है जो दोनों का है ना, और यहाँ जो है जितने भी बिंदु हैं वो सब के सब दोनों का ही है। अगर हम समांतर की बात करेंगे तो क्या है, इन दोनों का ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों का हो, है ना। दोनों का ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों का ही हो। तो ऐसा स्थिति है तो हम कहेंगे कि वो संगत है, साथ में आश्रित समीकरण युग्म है। ठीक है, कभी कभी ये सब दे करके दिमाग थोड़ा सा डिसमिस हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये पहला उदाहरण लिए, ठीक है, तो a1 मेरा कितना है, अगर हम a1 की बात करेंगे तो a1 मेरा 2 है ना। उसके बाद b1 कितना है, b1 मेरा 8 है ना। और c1 कितना है, c1 मेरा, देखो माइनस अगर साथ में है तो माइनस को लेके करना है। ठीक है, तो c1 कितना हो जाएगा, घटा 8 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम a2 बोलेंगे तो a2 कितना है, 4 है, b2 कितना है, 6 है। वहीं अगर c2 की बात करेंगे तो c2 कितना है, घटा 7 है। हम पहले चेक करेंगे a1 बटा a2 करेंगे, है ना। देखो a1 कितना है, 2 है,
A2 कितना है, A2 4 है ना। अब देखो काटो, ये तो कट जाएगा, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। A1 बटा A2 हम लोगों ने कर लिया। अब हम B1 बटा B2 करेंगे, B1 बटा B2 करेंगे। तो देखो B1 कितना है, 8 है, B2 कितना है, 6 है। ये दोनों कटेगा, 2 का पहाड़ा में कट जाएगा, नहीं, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी ये हो गया 4/3। यहाँ ध्यान दो, A1 बटा A2 हमारा निकला 1/2, वहीं B1 बटा B2 निकला हमारा 4/3। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 क्या बराबर है, ये हमारा 1/2 है, 1/2 है और ये 4/3 है, दोनों बराबर नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ जो है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है, हमने क्या, तो हम क्या कहेंगे, अब हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि इन दोनों ही समीकरणों का हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा, एक ठो हल निकलेगा। कै ठो हल निकलेगा, एक ठो हल, यानी x और y का मान ऐसा मान निकलेगा जो दोनों का ही होगा, एक ठो, केवल एक ठो। ठीक है, या हम ये कहेंगे ये दोनों ही समीकरणों का जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि दोनों जो समीकरण है वो संगत समीकरण युग्म है या फिर अविरोधी समीकरण युग्म है। क्लियर। वहीं हम इस दूसरे की अगर बात करेंगे, देखो A1 मेरा कितना है, 2 है, A1 बटा A2 डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। A1 मेरा 2 है, A2 मेरा 4 है, तो क्या हो गया, ये 2 एका 2 और 2 दूनी 4, यानी ये हो गया 1/2। B1 बटा B2 करेंगे, तो B1 कितना है, घटा 3, घटा रहे तो साथ में घटा लेना है और प्लस रहे तो प्लस को लेने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही प्लस हो जाता है। ठीक है, B2 मेरा घटा 6 है। ठीक है, ये कट जाएगा ना, माइनस माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, खत्म हो गया, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, ये क्या आ गया 1/2। अब ध्यान दो, A1 बटा A2 1/2 है, B1 बटा B2 भी 1/2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। हम आगे C1 बटा C2 भी निकालेंगे। अब C1 बटा C2, यहाँ हमें C1 बटा C2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पहले ही हम लोगों को मिल गया कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी एक ठो हल निकलेगा, हल निकलेगा। ठीक है, जब हल निकलेगा तो फिर हम इसको इसमें हम लोग 4 तरह से हल निकालना सीखेंगे। खैर वो बात की बात है, पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं। C1 कितना है, C1 मेरा 5 है, C2 कितना है, 10 है। तो देखो 5 एका 5 और 5 दूनी 10, 1/2 आ गया है ना। तो ये क्या हो गया, ये तीनों ही आपस में बराबर है, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। और जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों ही समीकरण, ये जो दोनों ही समीकरण है, ये दोनों ही समीकरण समपाती होगा। क्या है, समपाती है, मतलब इनके जो रेखा होगा, इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, समपाती रेखा होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। यही बताएं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अगर होता है तो वो क्या होगा, समपाती होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रेखा होगा, है ना। और इस स्थिति में इसका इतना सारा हल होगा कि हम सभी हल को निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ऐसा भी है तो हमें इसका हल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अब समझ में आ गई। अब हम इसको इसी तरह से यहाँ इसको भी हम कंपेयर करके देखेंगे, तुलना करेंगे। पहले अनुपात तो यहाँ देखो A1 कितना है, पहले A1 बटा A2 करेंगे, तो A1 कितना है, यहाँ देखेंगे x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ। और A2 कितना है, A2 ये x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ गुना होगा। ठीक है, तो 1/1 का मतलब एक ही हुआ। पुनः हम देखेंगे B1 बटा B2 करके, है ना। तो B1 मेरा कितना है, y किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ गुना हो रहा है। उसी तरह से y, ये y किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ गुना हो रहा है। तो ये B1 1 और B2 भी मेरा 1 हो गया। तो 1/1 का मतलब एक ही होता है। क्लियर। अब हमें C1 बटा C2 निकालना है।
C1 कितना है, घटा 5 है। फिर बताया कि घटा को साथ में लेकर चलना है, ठीक। घटा अगर कहीं है तो उसको घटा भी लेना है, अगर प्लस हो तो उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो C2 कितना है, 4 है। तो C1 अब ये तो कटेगा नहीं, C1 बटा C2 हमारा घटा 5 बटा 4 आया, और A1 बटा A2 बराबर आया 1, B1 बटा B2 बराबर आया 1। मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हुआ। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ये बराबर है, नहीं है। और ये स्थिति क्या दर्शाता है, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही समीकरण जो है, इनका जो रेखा ग्राफ खींचेंगे वो दोनों ही रेखा क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। और इन दोनों ही समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। मतलब x और y का ऐसा कोई मान नहीं निकलेगा जो दोनों का ही हो। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा ये कहेंगे कि ये दोनों ही जो समीकरण है, ये दोनों ही समीकरण जो है विरोधी समीकरण युग्म है। क्या है, विरोधी। यहां बताया पहले A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 के जब बराबर नहीं हो तो वो समांतर रेखा होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, और उनको हम लोग असंगत समीकरण युग्म बोलेंगे, साथ में विरोधी समीकरण युग्म भी बोलेंगे। जैसे ही विरोधी समीकरण युग्म बोले तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। या हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए, अगर हम कोई बोले कि वो विरोधी समीकरण युग्म है तो उनका जो अनुपात होगा, अनुपात, उनके अनुपातों का जो तुलना होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो देखो अब जब हम ये जान जाएंगे, जब हम ये पहचान कर ले कि किसका हल निकलेगा और किसका हल नहीं निकलेगा, तो फिर हम उसको जो है 4 तरह से हल करेंगे। कितना तरह से उसको कर सकते हैं, 4 तरह से हल कर सकते हैं। हल कब निकलेगा, जब हम देखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो इस स्थिति में हम उसका क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। हल हम लोग 4 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि ग्राफीय विधि से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, ग्राफीय विधि से, ठीक है। दूसरा तरीका है ये बीजगणित विधि से, बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि क्या होता है, इसमें हम देखेंगे, एक है विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तीसरा हम देखेंगे इसमें प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। बाकी जो कंडीशन, 2 और कंडीशन बच गया, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो उसका हम लोग, क्योंकि उस स्थिति में वो दोनों ही समीकरण क्या होगा, समांतर होगा। समांतर में तो हल निकलेगा ही नहीं, जब हल निकलेगा ही नहीं तो उन्हें हम नहीं निकालेंगे। और तीसरा जो स्थिति है, जब A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आपस में बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में भी हम उनका हल नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि उनका इतना सारा हल होगा कि हम उनके हल को ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब हम लोग आगे एक एक ग्राफीय विधि समझेंगे। फिर बीजगणितीय में हम लोग तीन विधि है, एक है विलोपन, वज्रगुणन और प्रतिस्थापन विधि है। एक एक करके हम इन सब को देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से।